नमस्ते बच्चों। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस पढ़ने जा रहे हैं। जी। और इस टॉपिक को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ये क्यों शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा और इसका रिजल्ट क्या निकला। हाँ, ध्यान से सुनिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड सेट करते हैं। हमें याद है कि फरवरी 1922 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। हाँ, चौरी चौरा में हिंसा होने के बाद गांधी जी को लगा कि लोगों को अभी एक बड़े संघर्ष के लिए और ट्रेन करना पड़ेगा। तो उसके बाद कांग्रेस में क्या हुआ? एक अजीब सा वैक्यूम आ गया होगा। बिल्कुल। कांग्रेस में दो ग्रुप बन गए। एक तरफ थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। अच्छा, उनका क्या प्लान था? उनका मानना था कि हमें काउंसिल इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए, मतलब सिस्टम के अंदर रहकर ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध करना चाहिए। एक तरह से सिस्टम को सिस्टम से ही हराने की स्ट्रैटेजी। लेकिन सब इससे अग्री नहीं करते होंगे। नहीं, दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे यंग लीडर्स थे। वो और रैडिकल थे। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि पूरी तरह से आज़ादी के लिए, यानी पूर्ण स्वराज के लिए एक और बड़ा जन आंदोलन किया जाए। तो कांग्रेस के अंदर ही एक डिबेट चल रही थी। इसके अलावा देश में और क्या हो रहा था जिसने इस सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना दिया? दो बहुत बड़े बदलाव हुए 1920s के एंड में। पहला था इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी आर्थिक मंदी। हाँ, आर्थिक मंदी। इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ा? देखिए, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। खेती के सामान की कीमत एकदम से गिर गई। अब किसानों के लिए अपनी फसल बेचना और लगान चुकाना बहुत मुश्किल हो गया। मतलब गांव में हालात बहुत खराब थे। बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज थी साइमन कमीशन। राइट, साइमन कमीशन। इसके बारे में बताएं। एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन की टोरी गवर्नमेंट ने सर जॉन साइमन के अंडर एक कमीशन बनाया। इसका काम था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की फंक्शनिंग को देखना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। सारे के सारे ब्रिटिश थे। अच्छा, मतलब इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने वाले लोग इंडियन ही नहीं थे। बिल्कुल। तो जब 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया तो उसका स्वागत गो बैक साइमन के नारों से हुआ। सुना है इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टीज ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। जी, सब एक साथ आ गए थे। इस विरोध को शांत करने के लिए उस वक्त के वाइसरॉय इरविन ने अक्टूबर 1929 में एक ऑफर दिया। क्या ऑफर था? एक गोलमोल ऑफर था डोमिनियन स्टेटस का, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कही। लेकिन कांग्रेस के रैडिकल लीडर्स इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। तो यहीं से पूर्ण स्वराज की मांग ने जोर पकड़ा। एग्जैक्टली। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ। वहां पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पास किया गया। और इसी सेशन में ये भी तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। हाँ, लेकिन इसको सच कहें तो बहुत ज्यादा लोगों का अटेंशन नहीं मिला। आजादी का ये आइडिया थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट था। तब गांधी जी को एक ऐसे मुद्दे की जरूरत थी जो देश के हर इंसान को जोड़ सके, है ना? बिल्कुल। और वो मुद्दा था नमक, सॉल्ट। नमक, ये इतना पावरफुल सिंबल कैसे बना? क्योंकि नमक अमीर गरीब सब इस्तेमाल करते थे। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया हुआ था और उसके प्रोडक्शन पर उनकी मोनोपोली थी। गांधी जी ने इसको ब्रिटिश शासन का सबसे ऑप्रेसिव चेहरा बताया। अच्छा, तो इस मुद्दे को उन्होंने आंदोलन में कैसे बदला? 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वाइसराय इरविन को एक लेटर लिखा। इसमें 11 डिमांड्स थी। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड सॉल्ट टैक्स को हटाना था। करेक्ट। ये एक अल्टीमेटम जैसा था। अगर 11 मार्च तक मांगे पूरी नहीं हुई तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया जाएगा। और इरविन ने मांगे नहीं माने। नहीं माने तो गांधी जी ने अपना फेमस सॉल्ट मार्च शुरू किया, दांडी मार्च। ये बोर्ड एग्जाम्स और यूपीएससी दोनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से समझना। तो ये मार्च कहाँ से शुरू हुआ? ये मार्च साबरमती आश्रम से शुरू होकर गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक गया। कितना लंबा सफर था ये? टोटल 240 माइल्स का सफर था। गांधी जी के साथ उनके 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे। और उन्हें 24 दिन लगे? हाँ, रास्ते में हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे, उनसे जुड़ते गए और आखिर में 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे।
और वहां उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया। जी, और ये ब्रिटिश कानून का सीधा उल्लंघन था। यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो ये मूवमेंट पिछले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे था? बहुत अलग था। इसमें लोगों से सिर्फ कॉपरेट ना करने के लिए नहीं, बल्कि कॉलोनियल लॉज को तोड़ने के लिए भी कहा गया। एक्टिव डिफाइंस था। तो जैसे ही गांधी जी ने कानून तोड़ा, देश भर में इसका क्या असर हुआ? एक डोमिनो इफेक्ट हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट किया गया, शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। किसानों ने भी हिस्सा लिया, बहुत बढ़ चढ़कर। उन्होंने रेवेन्यू और चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। गांव के ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया। कई जगहों पर लोगों ने जंगल से कानून भी तोड़े। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था इस सब पर? वो परेशान तो हो गए होंगे। बहुत परेशान। उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जब अब्दुल गफ्फार खान को पेशावर में अरेस्ट किया गया, तो वहां गुस्से में आई भीड़ और पुलिस के बीच हिंसा हुई। और जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया? उसके 1 महीने बाद जब गांधी जी अरेस्ट हुए, तो शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, मतलब ब्रिटिश रूल के हर सिंबल पर अटैक कर दिया। तो सरकार ने इसे कैसे हैंडल किया? सरकार ने बहुत ब्रूटल रिप्रेशन किया। शांत सत्याग्रही इस पर हमले किए गए, औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। एक बहुत ही ब्रूटल क्रैकडाउन था। इतनी हिंसा के बीच आगे क्या हुआ, उस पर हम आते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल पाठशाला AI को सब्सक्राइब करें। हाँ, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इतनी हिंसा के बीच गांधी जी ने एक बार फिर से मूवमेंट को रोकने का फैसला किया। अच्छा, तो इस बार क्या हुआ? 5 मार्च 1931 को उन्होंने वाइसरॉय इरविन के साथ एक पैक्ट साइन किया। इसे गांधी-इरविन पैक्ट कहते हैं। ये पैक्ट भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पैक्ट में क्या कंडीशंस थी? इस पैक्ट के तहत गांधी जी ने लंदन में होने वाली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पर सहमति जताई और बदले में गवर्नमेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने के लिए मान गई। तो गांधी जी लंदन गए, वहां क्या बातचीत हुई? वहां बातचीत पूरी तरह से टूट गई। वो निराश होकर लौटे। और जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने देखा कि सरकार ने रिप्रेशन का एक नया दौर शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और नेहरू दोनों जेल में थे और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। ऐसे में गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा लॉन्च किया, पर 1 साल तक चलने के बाद 1934 तक इसकी गति धीमी पड़ गई। यहाँ रुककर ये समझना जरूरी है कि इस आंदोलन को अलग अलग ग्रुप्स ने कैसे देखा। सबके लिए स्वराज का मतलब एक तो नहीं था। सही बात। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले अमीर किसान, जैसे गुजरात के पाटीदार्स और यूपी के जाट्स। उन्होंने तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हाँ, क्योंकि उनके लिए स्वराज का मतलब था हाई रेवेन्यू के खिलाफ लड़ाई। जब 1931 में मूवमेंट बिना रेवेन्यू रेट्स कम किए वापस ले लिया गया, तो वो बहुत निराश हुए। इसलिए जब 1932 में मूवमेंट दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुत से लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, और गरीब किसानों का क्या? उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? गरीब किसान चाहते थे कि उनका जमींदारों को जो रेंट देना है वो माफ कर दिया जाए। उनके नो रेंट कैंपेन्स भी थे। लेकिन कांग्रेस ने इस पर उनका साथ दिया। कांग्रेस थोड़ा हिचकिचा रही थी। उन्हें डर था कि इससे अमीर किसान और जमींदार नाराज हो सकते हैं। अब आते हैं बिजनेस क्लास पर, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GD बिरला जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने पहले मूवमेंट को फाइनेंशियल हेल्प दी। उनके लिए स्वराज का मतलब था एक ऐसा समय जब बिजनेस पर कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। लेकिन उनका सपोर्ट भी कम हो गया था बाद में। हाँ, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई और बिजनेस में लंबे समय तक डिस्ट्रप्शन का डर हुआ, तो उनका एंथुसियाज्म कम हो गया। और इनकी फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर, वर्किंग क्लास, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया, खासकर नागपुर रीजन को छोड़कर। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के करीब आए, मजदूर दूर होते गए। इस पूरी कहानी में औरतों का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा। गांधी जी की आवाज पर वो अपने घरों से बाहर निकली, प्रोटेस्ट मार्चेस में हिस्सा लिया, नमक बनाया और जेल भी गईं। लेकिन क्या इससे उनकी सोशल पोजीशन में कोई रियल चेंज आया? अनफॉर्चुनेटली नहीं। कांग्रेस भी उन्हें पार्टी में कोई अथॉरिटी की पोजीशन देने से हिचकिचाती थी। उनका रोल ज्यादातर सिंबॉलिक ही रहा। तो अब आते हैं इस मूवमेंट की लिमिटेशंस पर। ये पार्ट एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर UPSC और स्टेट एग्जाम्स में। बिल्कुल। हमें समझना होगा कि कौन से ग्रुप्स इस मूवमेंट से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए। पहला वर्ग था दलित्स का या अनटचेबल्स। वो इस मूवमेंट से अलग थलग क्यों रहे?
क्योंकि कांग्रेस ने बहुत समय तक दलित्स के इंटरेस्ट्स को इग्नोर किया था, सनातनपंथी हिंदुओं को नाराज करने के डर से। गांधी जी ने तो हरिजन शब्द इस्तेमाल किया और उनके लिए काम भी किया। हाँ, उन्होंने मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे दलित लीडर्स पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते थे। उन्होंने 1930 में डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन बनाई और उन्होंने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की। जी। और इसी बात पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अम्बेडकर और गांधी जी के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। हाँ, उनका मानना था कि इससे सोसाइटी में दलित्स का इंटीग्रेशन रुक जाएगा। आखिर में पूना पैक्ट साइन हुआ। करेक्ट, सितंबर 1932 में। इसके तहत डिप्रेस्ड क्लासेस को प्रोविंशियल और सेंट्रल काउंसिल्स में रिजर्व सीट्स दी गई, लेकिन वोटिंग जनरल इलेक्टेड के थ्रू ही होनी थी। और दूसरा बड़ा ग्रुप कौन सा था जो इससे नहीं जुड़ पाया? मुसलमान। खिलाफत मूवमेंट के बाद मुस्लिम्स का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस कर रहा था। उन्हें लगता था कि कांग्रेस हिंदू संगठनों के ज्यादा करीब जा रही है। हाँ, एक समझौते की कोशिश हुई थी जो मोहम्मद अली जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग छोड़ने को तैयार थे, कुछ शर्तों पर। लेकिन वो समझौता नहीं हो पाया। सन 1928 में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इसका विरोध किया और सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। इस वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच डिस्ट्रस्ट और बढ़ गया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होने तक ये डिस्ट्रस्ट काफी गहरा हो चुका था। बहुत गहरा। और इसी वजह से मुसलमानों ने इस आंदोलन से बड़े पैमाने पर दूरी बनाए रखी। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सो इन सिंपल वर्ड्स, पहली बात, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी के दांडी मार्च से शुरू हुआ। इसका मेन मकसद था नमक कानून जैसे ऑप्रेसिव कॉलोनियल लॉज को तोड़ना। दूसरा पॉइंट, इस मूवमेंट में अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने हिस्सा लिया और सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, इस मूवमेंट की कुछ सीमाएं भी थीं। दलित्स और मुस्लिम्स जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स इससे पूरी तरह नहीं जुड़ पाए। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे रिवाइज जरूर करना। हम अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जी, अपना ख्याल रखिए।